हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम सीरीज स्टार्ट किए हैं। साथ ही साथ अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इक्वली बेनिफिट होगा। ठीक है, एक क्लास 6 का है हिस्ट्री। तो चलिए देरी ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 11 है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। ठीक है, सुदूर मतलब होता है दूर। दूर के प्रदेशों से संपर्क कैसा था, इस चैप्टर में इससे इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। तो आप इसको याद रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात किसकी स्थापना हुई, किस वंश की स्थापना हुई, तो शुंग वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। ठीक है, तो इसमें से आप इस सिंगल पॉइंट से आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें पता चल रही हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात पहले तो शुंग वंश की स्थापना हुई, और इस वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। और ये किसका मंत्री था, तो बृहदत्त का। तो अर्थात जो बृहदत्त थे वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट यानी राजा थे, जिनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, अपने राजा की हत्या करके राजगद्दी पर विराजमान हो गया और अपने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। इस एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट है बैक्टीरिया के यूनानी शासकों। यूनानी शासकों को और किस नाम से जानते हैं, तो इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। में सबसे प्रसिद्ध जो हुआ यूनानी शासक, उसका नाम क्या था, मिनांडर था। ठीक है, इसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्ह। इसका नाम आप देखिएगा, मिलिंद पन्ह लिखा है। में मिनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद है। ठीक है, यानी जो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्ह है, इसमें मिनांडर और बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन, इन दोनों का संवाद यानी आपस में वार्तालाप है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। यानी जो बौद्ध भिक्षु नागसेन थे, उनके संपर्क में आने के बाद मिनांडर क्या हुआ, बौद्ध धर्म के तरफ आकर्षित हुआ। इसकी राजधानी साकल यानी वर्तमान सियालकोट जो थी, राजधानी तो सियालकोट थी, और वो क्या थी, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यवन शासकों के पतन के बाद सीथियन, सीथियन को और किस नाम से जानते हैं, तो शक के नाम से जानते हैं। शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के निवासी थे, तो मध्य एशिया के। यह क्षत्रप कहलाते थे, यानी कि जो सीथियन थे, जिनको शक भी कहा जाता था, इन्हें एक तीसरे नाम क्षत्रप से भी जाना जाता है। एक कई शाखाओं में विभक्त थे, अर्थात विभाजित थे। इनमें से एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रपों की थी। ठीक है, रुद्रदामन पर महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था, जो इसी वंश से संबंधित था, इसी शाखा से संबंधित था। ठीक है, उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ उसके संघर्ष की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो रुद्रदामन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मेंशन कर लेंगे। अगला पॉइंट है कुषाण। कुषाण वंश शासकों के बारे में जानते हैं। तो कुषाण यूची कबीला की एक शाखा थी। कुषाण जो शासक थे वो यूजी कबीला से संबंधित थे। भारत में इस वंश का शासक कुजुल कडफिसस, ठीक है, प्रथम जो शासक था कुषाण वंश का, उस कौन था, तो कुजुल कडफिसस हुआ था। ठीक है, उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। इस वंश का सबसे महान जो शासक हुए वो हुए कनिष्क हुए। तो कनिष्क किस वंश से संबंधित है, तो कुषाण, कुषाण वंश या कुषाण शासकों से संबंधित है। और कुषाण वंश का जो प्रथम शासक कौन था, तो कुजुल कडफिसस हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, ठीक है, को अपनी राजधानी पुरुषपुर, पुरुषपुर को जो पहले आज पेशावर है उसको पहले पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ले आया। कनिष्क के दरबार में पारस्व, वसुमित्र, नागार्जुन, ये सब क्या थे, कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है,
अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें है कि चट्टानों को काटकर चैत्य या पूजा स्थल बनाया जाता था। तो चैत्य जो होता था वो पूजा स्थल होता था, और एक आपने नाम सुना होगा विहार, वह, ठीक है। तो विहार क्या होता था, बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान होता था, ठीक है। ये होता था रहने का स्थान होता था। तो इसका मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि चैत्य किसे कहते हैं, विहार किसे कहते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस समय कुछ विशिष्ट शैलियां विकसित हुई, जैसे शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। इन शैलियों का हम यहाँ पे नीचे वर्णन किए हैं, चलिए उसको देखते हैं कि शुंग शैली क्या थी। तो शुंग काल में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनाई जाती थी, ठीक है, तथा चार तोरण द्वार बनाए जाते थे, ठीक है। द्वार कितने होते थे, तो चार होते थे, जिसको जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सराओं की मूर्तियों से सजाया जाता था, ठीक है, उसको अलंकृत किया जाता था। भरौत और सांची का स्तूप इस कला का उदाहरण, अर्थात जो भरौत और सांची का स्तूप है वह शुंग शैली में बनाया हुआ है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधार शैली। तो यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर प्रदेशों में गांधार शैली का विकास हुआ, ठीक है। इस शैली की अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जीवन यात्रा से संबंधित है, ठीक है। गांधार कला की अनेक मूर्तियां लाहौर, पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित की गई हैं, ठीक है। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली के भी नाम से जाना जाता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इंडो ग्रीक शैली किसे कहते हैं। ऑप्शन में दे सकता है शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कि आपको पता है बिहार में 5 ऑप्शन आते हैं, तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करने होंगे, ठीक है। तो गांधार शैली को और किस नाम से जानते हैं, तो इंडो ग्रीक शैली के नाम से जानते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है हमारा मथुरा शैली। तो कुषाण काल में मथुरा भी कला का जो था प्रमुख केंद्र था, ठीक है। यह भारतीय शैली अर्थात जो मथुरा शैली है इस पे विदेशी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसमें यूनानी और ईरानी जो कला का लक्षण नहीं दिखता है, ठीक है। यहाँ पे कला होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आप यहाँ पर लिख लेंगे। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा हिंदू और जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया, अर्थात जो मथुरा शैली है उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के भी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। मथुरा से कनिष्क की एक सर रहित अर्थात सिर है, सर रहित मूर्ति मिली है, ठीक है। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का जो प्रयोग किया गया था, अर्थात इसमें हम कि मथुरा शैली में हम क्या प्रयोग किया जाता है, सुंदर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है अमरावती शैली। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती जो कहाँ है, गुंटूर जिला में, से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली हैं। इस कला पर विदेशी कला का प्रभाव नहीं है, अर्थात मथुरा शैली और अमरावती शैली पर क्या है, विदेशी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि गांधार जो शैली है उस पर विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इसकी संगमरमर की पत्रिकाएं हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंध दृश्यों का चित्रण किया गया है। इसमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र मिलता है, ठीक है। तो इसमें संगमरमर की प्रयोग किया गया है और मथुरा कला में सुंदरलाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये जब डिफरेंस है इसको आप ध्यान में रखेंगे, इससे ऑप्शन काफ़ी गलत हो जाते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार, ठीक है, यह है बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में भारत का संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ बना, ठीक है। जब जब शासक आए, जैसे कि हम जानते हैं सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। तो क्या हुआ कि भारत के साथ साथ श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों के साथ भारत का संबंध स्थापित हुआ। अगला पॉइंट है बर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, में बौद्ध धर्म के थेरवाद के रूप का विकास हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट है कुषाण शासकों के समय अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वामयान में ही
पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। ठीक है, तो अभी तक जो महात्मा बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, तो अफगानिस्तान से मिली है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी मेहनत करके इस पीपीटी को बनाया जाता है, ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इससे हेल्पफुल हो सके। तो आप ज़रूर इसे सपोर्ट करें। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करें @परीक्षा नामा ऑफिशियल, तो आपको इस लोगो के साथ चैनल दिख जाएगा, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।